हेलो दोस्तों, मैं हूं पारुल सैनी और स्वागत है आप सभी का विद्यावर्ष पारुल यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी क्लास की सीरीज में हमने राष्ट्रपति जी के कुछ कार्य या फिर कुछ उनकी पावर्स देखी थी पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में, यानी कि पार्लियामेंट के बारे में हम कुछ जानेंगे। पार्लियामेंट, ठीक है। संसद होती क्या है, इसमें कौन कौन से अधिकारी होती है, उनकी प्रक्रिया कैसे होती है, उनके चुनाव की, वो सब कुछ हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, संसद के बारे में कुछ आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे कि संसद कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 79 की, ठीक है, आर्टिकल 79 में लिखा गया है कि भारत में क्या होगी, एक संसद होगी। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, उसमें एक है हमारा लोकसभा, एक है हमारा राज्यसभा और प्लस एक है हमारा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति भी क्या है, संसद के अभिन्न अंग है। लेकिन अगर मैं बात करूंगी, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, ठीक है, अगर संसद के सदन की मैं बात करूंगी तो संसद के सदन कितने होते हैं, सिर्फ 2 सदन होंगे। कौन कौन से, एक होगा लोकसभा और एक होगा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होंगे। ये जो संसद है, संसद का प्रावधान हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, संसद का जो प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। भारत में जो लोकसभा है, भारत में जो लोकसभा है वो क्या है, निम्न सदन। निम्न सदन इसे बोला जाता है लोकसभा को। और राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे तो राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन। उच्च सदन इसे बोलते हैं कि हाई प्रोफाइल लोगों के सदन है, और ये क्या है, निम्न सदन। इसे निम्न सदन बोलते हैं, उसे उच्च सदन बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में जो लोकसभा है, ब्रिटेन में लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि कॉमन लोगों का जो ग्रुप है या हाउस है उसे कहते हैं लोकसभा। कहां पर, ब्रिटेन में, यानी कि यूके में क्या कहते हैं इसे, हाउस ऑफ कॉमन्स। और अगर मैं बात करूं ब्रिटेन में जो राज्यसभा है उसे क्या कहते हैं, तो राज्यसभा को ब्रिटेन में बोलते हैं, यानी कि यूके में बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड्स का हाउस। अगर मैं बात करूं यूएस में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस देश में वहां की संसद के लिए क्या वर्ड यूज होता है। ये बहुत बेसिक चीजें होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी यूएस में क्या बोलते हैं लोकसभा को, यूएस में, यूएस में बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसमें बोलते हैं, यूएस में बोलते हैं लोकसभा को। और राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा को वहां पर बोला जाता है सीनेट। सीनेट, ठीक है, सीनेट बोलते हैं। और लोकसभा को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब अगर हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की एक एक करके अगर हम बात करें तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव बताया था कि उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, ऐसे ही राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जनता डायरेक्ट निर्वाचन नहीं करती। अगर हम बात करेंगे राज्यसभा की, तो राज्यसभा के सदस्यों के बारे में अगर हम जाने, राज्यसभा का सबसे पहले आर्टिकल अगर हम देखें तो आर्टिकल, इसका वर्णन है आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 80 में, यानी कि आर्टिकल 80 में वर्णन किया गया है। आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो इनका, जो संसद है इसका सरला, सरला, सरला लड़की का नाम है एक, तो आप इससे याद रख सकते हैं। से संसद होगी और इसका होगा 79 में। रे से हमारी राज्यसभा होगी, इसका होगा 80 में। और ले से हमारी होगी लोकसभा, और इसका जो दिया गया है वर्णन वो दिया गया है 81 में। ठीक है, आप ऐसे इसे याद रख सकते हो। जस्ट एक ट्रिक है, अगर याद नहीं हो रहा है कि भाई मतलब पहले लोकसभा आएगी कि ये राज्यसभा आएगी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो आप सरला से याद रख सकते हो कि रे से 80 में आएगी राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, मैंने आपको बताया, उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं करती है जनता। इनका जो निर्वाचन होगा वो कौन करेंगे, जो हम सांसद चुनकर भेजेंगे। ठीक है, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के, सॉरी, जो हम सदस्य चुनेंगे, तो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो किसका चुनाव करेंगे, राज्यसभा के प्रतिनिधियों का, या फिर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्य करेंगे। और वो भी कैसे करेंगे, आनुपातिक
आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। जो मैंने आपको मेथड बताया था चुनाव का राष्ट्रपति के लिए, वही मेथड है राज्यसभा के चुनाव के लिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। ठीक है, मत पद्धति से इनका क्या होगा, चुनाव होगा राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए जो सीटों का प्रावधान है वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, सबसे ज्यादा वो कौन से स्टेट को दिया गया है, वो है यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं और वो है 31। यूपी में सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि यूपी की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। और राज्यसभा की जो सीटों का आवंटन है वो भी किस आधार पर किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर। यूपी में 31 है, कोई स्टेट ऐसा भी है जिसमें 1 होगी, किसी में 2 भी है, 3 भी है। तो राज्यसभा की सीटों के लिए निर्वाचन क्या है, निर्वाचन क्षेत्र या फिर सांसद जो है वो क्या है, अलग अलग है, अलग अलग स्टेट के लिए उनकी पॉपुलेशन के आधार पर। देखो हमारे यहाँ जो कंट्री है, यानी कि हमारे देश में, वो जनसंख्या के आधार पर है। लेकिन अगर मैं अमेरिका की बात करूंगी, यूएस की अगर मैं बात करूंगी, तो उसमें क्या है, राज्यसभा के लिए अमेरिका में कितने स्टेट है, टोटल 50 स्टेट है। और 50 के लिए उन्होंने हर स्टेट के लिए 2-2 प्रतिनिधि, यानी कि 2 सदस्य चुने जाएंगे। एक जो एरिया होगा उनके वहां से 2 सदस्य चुने जाएंगे एक स्टेट से। तो अमेरिका के लिए अगर मैं बात करूंगी, अमेरिका में मैंने भी क्या बताया था, राज्यसभा के सदस्य को बोलते हैं सीनेट, या फिर राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं। तो सीनेट के जो सदस्य होंगे वो टोटल कितने होंगे, 100। वहां पर फिक्स है मामला, उसमें ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन आपकी ज्यादा होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में जनसंख्या के आधार पर राज्यों की जो सीट है उन्हें बांटा गया है। राज्यसभा की अगर मैं दूसरी बात करूंगी, तो ये क्या है, एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन, स्थायी सदन का मतलब क्या है कि राज्यसभा को हम विघटित नहीं कर सकते। विघटन का मतलब है कि इसे हम खत्म नहीं कर सकते। ये क्या है, परमानेंट चुनने वाला सदन है। लेकिन इसके जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाएंगे, उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की मैं बात करूंगी, तो सदस्यों का जो कार्यकाल होगा, सदस्यों का कार्यकाल वो 6 साल का होगा। लेकिन अगर राज्यसभा जो सदन है उसकी बात करूंगी, तो वो क्या है, एक स्थायी सदन है, यानी कि परमानेंट चलने वाला वो सदन है, उसका विघटन नहीं हो सकता। अगर मैं मूल संविधान में बात करूंगी, तो मूल संविधान में ऐसा कुछ नहीं दिया गया था कि इसके सदस्यों के लिए कितनी मैक्सिमम एज होनी चाहिए या फिर कितना उनके लिए टेन्योर होना चाहिए, टाइम पीरियड। इसे बाद में फिर बनाया गया, जो जन प्रतिनिधि अधिनियम आया था 1951 में, उसमें कहा गया कि जो राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं उनका हर 2 साल में, ठीक है, प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा के जितने भी सदस्य होंगे, राज्यसभा में अभी कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में जो सदस्य है वो है 245। लेकिन हो कितने सकते हैं, 250 हो सकते हैं। लेकिन उसमें से कितने चुने गए हैं अभी, 245 अभी फिलहाल में राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी कि करंट में हमारे जो मेंबर है राज्यसभा में वो कितने हैं, 245 है। तो इन 245 सदस्य के 1/3 का, इसके 1/3 का जो चुनाव होगा वो हर 2 साल में होगा। जो आप सोचेंगे कि जो पहला चुनाव हुआ था उसमें 1950 में पहला चुनाव हुआ था, तो उसके बाद फिर कैसे डिसाइड हुआ होगा कि कौन से सदस्य जाएंगे, तो उसमें क्या हुआ, उसमें लॉटरी, ऐसे ही टिकट डाले गए। टिकट में फिर लॉटरी के हिसाब से जो सदस्य को पर्ची में नाम आया, उसके आधार पर उनका क्या किया गया, चुनाव किया गया। तो उसमें जो सदस्य बचे उनका फिर क्या हो गया, टेन्योर 6 साल का। तब से चली आ रही है कि राज्यसभा में जितने भी सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं उनका जो टाइम पीरियड होगा वो 6 साल होगा। और हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होंगे, पद से इस्तीफा देंगे। अगर आपसे पूछ लेंगे कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका टाइम पीरियड कितना होगा, वो 6 साल होगा। राज्यसभा के लिए अगर मैं उम्र की बात करूं, तो राज्यसभा के लिए अगर हम बात करेंगे सदस्यों के लिए, मिनिमम जो एज होगी, मिनिमम एज इसका चुनाव लड़ने के लिए वो होगी 30 वर्ष। ठीक है, ये जो आपको मैं उम्र बताती हूँ ये आपको याद होनी चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए मैंने आपको 35 साल बताई थी, राज्यसभा के लिए वो 30 वर्ष होगी और लोकसभा के लिए वो 25 वर्ष होगी। ठीक है, राज्यसभा के टोटल 12 सदस्य हैं। कुल 12 सदस्य किसके द्वारा नामित किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। ये याद रखिएगा आप, राष्ट्रपति द्वारा नामित। और ये जो नामित किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य, ये क्या होंगे, अपने क्षेत्र में
महान होंगे। जैसे कि राष्ट्रपति चुन सकते हैं कोई व्यक्ति अगर साहित्य में अच्छा है, साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में कोई अगर व्यक्ति इनमें निपुण है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उनको राज्यसभा का सदस्य घोषित कर सकते हैं। जैसे मिसाइल मैन थे अब्दुल कलाम जी, उनको क्या किया था, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किया था, क्योंकि वो क्या थे, अपने फील्ड में महान थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों का क्या कर सकते हैं, मनोनयन कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं उनको। अब बात करेंगे हम लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में टोटल कितने मेंबर है अभी, लोकसभा में अभी है 550। ठीक है, 550 मेंबर है। अभी 104वां संविधान संशोधन हुआ, इससे पहले क्या थे इसमें, 104वें संविधान संशोधन हुआ, 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उससे पहले जो इसमें सदस्य थे वो थे 552। इन 552 में क्या था, 550 प्लस 2, और ये दो क्या होते थे, ये होते थे एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। तो ये जो 104वां संविधान संशोधन हुआ, इसके बाद ये जो दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, तो इन्हें क्या कर दिया गया, इन्हें हटा दिया गया। अब करंट में कितने हैं, 550 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन अभी निर्वाचन कितने का हुआ है, 543 का। ठीक है, अभी फिलहाल कितने हैं लोकसभा में सदस्य, वो 543 है। अगर लोकसभा की मैं कार्यकाल की बात करूंगी तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना है, 5 साल, 5 साल। अब देखो, लोकसभा सदन है, लोकसभा का सदन का भी कार्यकाल 5 साल है, और इसके अगर सदस्यों की मैं बात करूंगी तो इसके सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होगा, वो भी 5 साल का होगा, यानी कि सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होगा, 5 साल का। राज्यसभा में मैंने आपको क्या बताया, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका कार्यकाल क्या है, वो स्थायी है, उसका विघटन कभी नहीं हो सकता, लेकिन लोकसभा का विघटन हो सकता है। राज्यसभा के सिर्फ सदस्यों का कार्यकाल है 6 साल, राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा में क्या है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल है, और लोकसभा जो सदन है उसका कार्यकाल भी क्या है, 5 साल है। अगर हम बात करेंगे लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज होगी सांसदों की या फिर सदस्यों की, वो कितनी होगी, 25 साल। यानी कि अगर आप 25 साल के हो तो आप लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, आप लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अब हम लोकसभा के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये क्या है, इसमें है कि आप में से जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगी या फिर जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी, वही क्या होगा, लोकसभा में सरकार बनाएगा। ठीक है, या फिर भारत में सरकार बनाएगा, वो किस में दिया गया है, लोकसभा में। देखो, मैंने आपको अभी बताया कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, लेकिन अगर हम बात करेंगे आपात स्थिति की, अगर इमरजेंसी की मैं बात करूंगी तो इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया जा सकता है। कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है, आप एक बार में क्या कर सकते हो, एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो। ठीक है, एक बार में आपने 1 साल के लिए बढ़ाया, फिर क्या करोगे, 1 साल के लिए बढ़ा दिया, माना कि इमरजेंसी की सिचुएशन समाप्त नहीं हुई, तो फिर आप एक बार दोबारा करोगे, जो संसद में बिल पास करवाओगे, उसके बाद फिर आप 1 साल तक बढ़ाओगे। लेकिन अगर आपातकाल खत्म हो गया, ठीक है, इमरजेंसी अगर खत्म हो गई, तो उसके बाद किसी भी हालत में 6 महीने से ज्यादा हम क्या नहीं कर सकते, 6 महीने से ज्यादा लोकसभा की अवधि को नहीं बढ़ा सकते, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो पद कैसे ग्रहण करेंगे, शपथ उन्हें कौन दिलाएगा, उनकी निर्भरताएं क्या होंगी, यानी कि उन्हें अयोग्य कैसे घोषित कर देंगे, इनवैलिड कैसे घोषित किया जाएगा, या फिर उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 84 में दिया गया है सदस्यों के लिए योग्यता। ठीक है, सदस्यों के लिए योग्यता, किसके, सदन के सदस्यों के लिए योग्यता। आर्टिकल 84 में योग्यता दी गई है। आप इन जो आर्टिकल्स है इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मेन आर्टिकल है वो हो चुके, अब जो मेन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है कि उसके लिए योग्यता क्या चाहिए। देखो, सदस्य के लिए योग्यता की मैं बात करूं तो राज्यसभा के लिए जो मिनिमम एज मैंने आपको बताई है वो बताई है 30 वर्ष। ठीक है,
लोकसभा की अगर मैं बात करूंगी तो लोकसभा के लिए मैंने आपको बताई है 25 वर्ष। ये सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी कि अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपके पास जो मिनिमम एज है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपके लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन इसमें कहा गया है कि वो क्या नहीं होनी चाहिए, दिवालिया घोषित। ठीक है, दिवालिया या फिर वित्त प्रवृत्ति का, वो वित्त चित्त प्रवृत्ति का घोषित न किया गया हो न्यायालय के द्वारा, या फिर सिंपल भाषा में अगर मैं इसे बोलूं तो दिवालिया ना हो या फिर पागल घोषित न किया गया हो न्यायालय के द्वारा। ठीक है, अगर कोई आदमी वित्त उसकी जो चित्त प्रवृत्ति है या फिर उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो क्या होगी, अगर विकृत होगी तो जनता के लिए फैसला कैसे करेगा। तो अगर न्यायालय ने उसे पागल घोषित नहीं किया है तो क्या हो सकता है, वो सदस्य के लिए योग्यता रखेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। दूसरी बात है वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक, ऐसा नहीं है कोई भी विदेशी आकर लोकसभा या राज्यसभा के लिए चुनाव में खड़ा हो जाए तो क्या होगा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर हम इनकी निर्भरताओं की बात करेंगे, सदस्यों के लिए निर्भरताएं कौन सी होनी चाहिए, तो निर्भरताओं में होगा कि आप, निर्भरताएं मतलब कि आप संसद के सदस्य के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते, उसमें क्या होगा, निर्भरताएं। ठीक है, निर्भरताएं इसमें क्या है, निर्भरताओं में कि अगर आप के पद पर है, ठीक है, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। पहली बात इसमें है कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है आप विदेशी नागरिक नहीं होने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया विदेशी नागरिक नहीं होने चाहिए, यानी कि भारत के नागरिक होने चाहिए, सीधी सीधी सी बात है, विदेशी नागरिक नहीं होने चाहिए। तीसरी बात फिर वही कहा है कि जो न्यायालय है उसके द्वारा आप दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको 2 वर्ष या फिर उससे ज्यादा की सजा न सुनाई गई हो, उससे ज्यादा की सजा न सुनाई गई। आपने देखा भी होगा जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, जो राहुल गांधी जी थे, ठीक है, राहुल गांधी जी थे, उनके ऊपर जो क्लेम हुआ था, उन्होंने एक भाषण दिया था 2019 के जब चुनाव में वो रैली कर रहे थे, उन्होंने भाषण दिया था कि जो मोदी सरनेम के जो सारे के सारे व्यक्ति है वही सब चोर क्यों होते हैं। तो उनके ऊपर मानहानि का केस किया था सूरत के एक जो विधायक थे उन्होंने। तो उसमें कहा गया था कि जो राहुल गांधी है अगर उन्हें 2 वर्ष की सजा हो गई तो फिर वो क्या नहीं कर सकते, सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते। उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन बाद में फिर उन्हें सजा नहीं सुनाई गई तो उनकी निर्भरता नहीं हुई, यानी कि वो संसद के लिए फिर अयोग्य घोषित नहीं हुए। लेकिन अगर उन्हें 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा मिल जाती तो फिर वो संसद का चुनाव नहीं लड़ सकते थे। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि 2 वर्ष या फिर उससे ज्यादा की सजा उन्हें न सुनाई गई हो, वो दिवालिया घोषित ना हो। ठीक है, दिवालिया घोषित न हो, दिवालिया, या फिर उन्होंने चुनाव के दौरान कोई भ्रष्ट आचरण न किया हो। अगर कोई भ्रष्ट आचरण किया है या फिर इलीगल तरीके से अपने चुनाव का प्रचार किया है तो भी वो क्या हो जाएंगे, अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। किसके लिए, संसद के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए। है कि वो दल बदल के आधार पर भी क्या ना हो, दल बदल के आधार पर भी अयोग्य घोषित न किए गए हो, दल बदल के आधार पर भी अयोग्य घोषित नहीं किए गए हो। देखो दल बदल जो कानून है वो क्या है, दल बदल मैं आपको अभी बताती हूँ। दल बदल का मतलब होता है कि आपने कोई पार्टी ज्वाइन की, जैसे कि हमने मान लिया कि कोई कैंडिडेट है वो बीजेपी से उसने चुनाव लड़ा, वो जीत गया, किसी निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव लड़कर आया बीजेपी पार्टी के आधार पर। वो चुनाव जीतने के बाद उसने क्या कहा कि भाई मतलब मैं पार्टी बदलना चाहता हूँ, मैं तो अब कांग्रेस ज्वाइन करूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। दल बदल का क्या था कि दल बदल का एक संशोधन हुआ था, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 52वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, इसमें क्या हुआ था, इसमें तय किया गया कि अगर आप दल बदल के आधार पर पार्टी बदलते हो या फिर अयोग्य घोषित किए जाते हो, इसके द्वारा 52वें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इसी के तहत क्या जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची। जब मैंने आपको अनुसूची पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई है। पहले से कितनी अनुसूची थी हमारे जो संविधान है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और फिर बाद में कितनी हो गई, वो 12। तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर अगर निर्हर घोषित किया जाता है तो वो संसद का सदस्य बनने के काबिल नहीं रहेगा, यानी कि संसद से वो क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं दल बदल की,
तो दल बदल में क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव लड़कर आता है, ठीक है, किसी पार्टी से अगर वो सांसद चुन लिया जाता है, तो फिर वो उसके बाद उस पार्टी को नहीं छोड़ सकता। अगर उसने वो पार्टी छोड़ दी, ठीक है, पार्टी अगर उसने बदल ली, पार्टी उसने क्या कर ली, चेंज कर ली, तो उसकी जो सदस्यता है, पार्टी अगर चेंज कर ली तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, यानी कि वो सांसद नहीं रह जाएगा, उसे दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर दोबारा उसे जनता निर्वाचित करती है तो वो सांसद बनेगा, नहीं तो उसकी क्या हो जाएगी, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नामित होता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नामित किया यानी कि नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में, जैसे नॉमिनेट करते हैं, कोई व्यक्ति नामित करने के बाद सदस्य बना है, लेकिन उसके 6 महीने बाद वो क्या करना चाहता है, पार्टी बदलना चाहता है या फिर पार्टी ज्वाइन करना चाहता है 6 महीने बाद। देखो 6 महीने तक वो कर सकता है, लेकिन अगर 6 महीने बाद वो करना चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता, पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता किसी की। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, अगर उसने पार्टी ज्वाइन की तो दल बदल के आधार पर वो भी क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन इसमें क्या है कि अगर कोई निर्दलीय सदस्य, ठीक है, निर्दलीय सदस्य अगर किसी दल में शामिल होना चाहता है, ठीक है, अगर कोई निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल हो गया, तो भी क्या हो जाएगी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। निर्दलीय का मतलब है कि वो किसी भी पार्टी से चुनकर नहीं आ रहा, उसने अपना खुला चुनाव लड़ा है, ठीक है, वो किसी भी दल से समर्थन नहीं लेता, वो निर्दलीय सदस्य है और उसके बाद वो किसी दल में शामिल हो जाता है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फोर्थ इसमें बात क्या कही गई है कि अगर कोई सांसद या फिर संसद का अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करता है संसद में, तो भी क्या हो सकता है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सांसद का मतभेद है अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ, अगर वो कोई बिल पास कराना चाहते हैं और कोई सांसद नहीं चाहता उस बिल पर अपने हस्ताक्षर करना या फिर उस पर अपनी सहमति देना, तो क्या करना पड़ेगा, उसे अपना पद त्याग करना पड़ेगा। वो संसद में अपनी पार्टी के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकता, नहीं तो उसे क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो संसद के जो सदस्य हैं उनके जो पद है वो रिक्त कैसे होंगे। ठीक है, उनकी पद की रिक्ति कैसे होगी या फिर वो अपने पद को कैसे छोड़ सकते हैं, किसे वो अपना त्याग पत्र देंगे। देखो, जो लोकसभा के सदस्य होंगे, पहले मैं लिख देती हूँ, रिक्ति यानी कि खाली सीट के संबंध में प्रावधान है। जो लोकसभा के सदस्य होंगे, तो लोकसभा के सदस्य जो अपना त्याग पत्र देंगे वो किसे देंगे, जो लोकसभा के सदस्य होंगे वो अपना त्याग पत्र देंगे लोकसभा अध्यक्ष को, त्याग पत्र देंगे लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को। और अगर मैं बात करूंगी राज्यसभा के सदस्य, तो वो अपना त्याग पत्र देंगे, राज्यसभा के सदस्य वो अपना त्याग पत्र देंगे सभापति को। ठीक है, सभापति को। सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। मैं आपको बता चुकी हूँ, उपराष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है तो खुद क्या बन जाते हैं, राज्यसभा के सभापति निर्वाचित कर लिए जाते हैं, या फिर उनका जो राज्यसभा के सभापति है वो चुन लिए जाएंगे। ठीक है, तो सदस्य त्याग पत्र किसे देंगे, लोकसभा के, वो देंगे लोकसभा अध्यक्ष को। और राज्यसभा के सदस्यों की मैं बात करूंगी तो वो किसे देंगे, सभापति को। अब हम दूसरी बात करेंगे कि इनकी रिक्ति कैसे कैसे हो सकती है। अगर ये सदस्य है तो इनकी रिक्ति कैसे होंगी, यानी कि अपना इनका पद खाली कैसे हो सकता है। हमने माना कि कोई जो सदस्य है उसने दोनों सदन से वो क्या चुन लिया गया, सदस्य, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। वो लोकसभा की सीट से भी खड़ा हुआ और राज्यसभा की सीट से भी, और दोनों में क्या हो गया, जीत गया। तो उसे क्या करना पड़ेगा, 10 दिन के भीतर उसे क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा ये टाइम लिमिट, 10 दिन के अंदर उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से सदन में रहना चाहते हो। अगर वो डिसाइड नहीं कर पाता है तो उसके 10 दिन के अंदर क्या हो जाएगी, राज्यसभा की जो सांसद ही है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, यानी कि राज्यसभा में उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 10 दिन के अंदर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी राज्यसभा में। दूसरी अगर मैं बात करूं, देखो ये तो थी सदन की बात, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर चुन लिया गया तो। अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति जो सदन है संसद का उसमें भी चुन लिया गया और जो राज्य विधानसभा है उसमें भी सदस्य है, तो उसे क्या करना पड़ेगा फिर, अगर कोई सदन प्लस राज्य विधानमंडल, ठीक है,
राज्य विधानमंडल, दोनों में अगर सदस्य चुन लिया जाता है तो फिर क्या करना पड़ेगा उसे उसे 14 दिन के अंदर, इसमें याद रखिएगा 14 दिन के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको राज्य विधानमंडल में रहना है या फिर सदन में, या फिर यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में रहना है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल से क्या हो जाएगी, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, राज्य विधानमंडल से उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, फिर समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात करेंगे हम, एक सदस्य, ठीक है, एक सदस्य 2 सीट पर चुनाव जीत जाता है। अभी राहुल गांधी जी ने 2 सीट से चुनाव लड़ा था, तो उसमें क्या था, उन्हें 2 जगह से वो निर्वाचित, दोनों सीट जीत गए थे वो। ठीक है, दोनों सीट जीतने के बाद अब उन्हें 2 क्या मिल गए थे, पद मिल गए थे, यानी कि 2 सदस्यता मिल गई थी। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, अगर वो एक ही सदन में 2 सीट पर चुनाव अगर जीत जाते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक सीट अपनी खाली करनी पड़ेगी। अगर वो एक सीट खाली नहीं करते हैं, ठीक है, अगर एक सीट उन्होंने खाली नहीं की तो उनकी क्या हो जाएगी, फिर वो दोनों सीट रिक्त मान ली जाएगी या फिर खाली कर दी जाएगी। मेरे हिसाब से वैसे ये प्रावधान नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति 2 सीट से खड़ा हो जाए, क्योंकि इसमें क्या है, टाइम भी बर्बाद होता है और ऊपर से पैसा भी बर्बाद होता है, क्योंकि जब दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा से चुनाव प्रचार करना पड़ेगा, दोबारा से देश का पैसा खराब होगा, एटसेट्रा। बाकी तो सही है बस। अगली हम बात करेंगे पद त्याग के ऊपर। पद त्याग कि जो पद त्याग है वो कैसे हो सकता है सदस्यों का, या फिर उनकी सीट वैकेंट कैसे हो सकती है, कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है उन्हें। अगर कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना, याद रखिएगा, सदन की अनुमति के बिना अगर 60 दिन से ज्यादा, ठीक है, 60 दिन से ज्यादा क्या हो जाता है, एब्सेंट रहता है या फिर अनुपस्थित रहता है संसद के सत्र से, तो उसे क्या कर लिया जाएगा, उसे संसद के सदन से क्या कर देंगे है, पद त्याग देना पड़ेगा। वैसे कोई मंत्री करता नहीं है, उसे सिर्फ संसद को सूचना या फिर सदन को सूचना देनी पड़ती है कि हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो 60 दिन से ज्यादा अगर कोई एब्सेंट रहता है सदन की अनुमति के बिना, तो उसका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, सदन की अनुमति के बिना, अनुमति के बिना। ठीक है, और दूसरी बात करेंगे कि न्यायालय ने अगर उसका जो चुनाव हुआ था सांसद का, न्यायालय द्वारा उसका जो चुनाव हुआ था सांसद का, वो अयोग्य घोषित न किया गया हो। ठीक है, अगर वो अयोग्य घोषित हो गया या फिर उसमें कोई धांधली पाई गई और चुनाव जो न्यायालय थे उसने क्या कर दिया, उसके चुनाव को अयोग्य या फिर शून्य घोषित कर दिया गया, तो फिर क्या हो जाएगा, उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी बात है कि अगर वो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति चुन लिया जाए, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट अगर उसे चुन लिया जाए तो भी क्या करना पड़ेगा, उसे अपना पद त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सकता हो, बनेगा नहीं। लोकसभा का सदस्य बनने की उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति के लिए मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर वो पहले से सदस्य है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने पद का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई। अगर 60 दिन से ज्यादा वो एब्सेंट रहेगा तो फिर पद त्याग करना पड़ेगा। न्यायालय द्वारा अगर चुनाव अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो उसे पद त्याग करना पड़ेगा। या फिर तीसरी कंडीशन है कि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति अगर उसे चुन लिया गया है तो भी उसे क्या करना पड़ेगा, अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे संसद के बारे में। आगे संसद की अभी चर्चा होनी बाकी है। ठीक है, उसका 17वां उसके उस संसद को बुलाना या फिर पदाधिकारी उसके कौन कौन से उनकी प्रक्रिया होगी, इसमें बाकी बचा हुआ है। अभी 1 से 2 क्लास और लगेंगी संसद के ऊपर। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यावांश पारुल यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।